हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 12 फरवरी एंड 12 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज के द हिंदू एनालिसिस का हम शुरू करें सेशन, उससे पहले आप मुझसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं आपको मयूरी भागवानी के नाम से मिल जाऊंगी। ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए। इसके अलावा आप हमारी मेल आईडी के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स, फीडबैक्स, क्वेरीज हों रिगार्डिंग यूपीएससी, यू कैन सेंड देम ऑल टू मी वाया दिस ईमेल आईडी। ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 116 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए बकअप गाइज। एंड जो भी आपने अभी तक प्रिपरेशंस में कमी छोड़ी हो, उसको अब पूरा कर लो। अब इसमें कोई भी कमी छूटनी नहीं चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन से स्टडी करेंगे क्वाड को। इंडो ऑस्ट्रेलिया सीका, सीका क्या है? एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही एडवांसमेंट होता है। तो ये सीका क्या है, इसको देखेंगे। पॉलिटी में हबीस कॉर्पस को देखेंगे। सोशल जस्टिस में देखेंगे हम हिजाब कंट्रोवर्सी को। जीएस 3 में हम इकोनॉमी में देखेंगे आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। डिफेंस में एक्सरसाइज मिलान को देखेंगे। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। डू नॉट स्प्रेड थिंग्स टू अ लार्जर लेवल, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स ऑन हिजाब रो। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये मामला पहुंच गया है हिजाब को लेकर। हिजाब कंट्रोवर्सी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ दिन पहले भी। कर्नाटक में क्या हुआ है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। कर्नाटक में यहाँ पे एक जंग छिड़ गई है। किसके बीच में? बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ पे कॉलेज स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे अपने कपड़ों को लेकर लड़ रहे हैं। इनकी मांग क्या है? यहाँ पे क्या हुआ कि 1 जनवरी को एक कॉलेज के बाहर कुछ 6-7 लड़कियां यहाँ पे हिजाब पहनकर आई स्कूल में एंट्री, कॉलेज में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, इनको बाहर ही रोक दिया गया। इनको मना किया गया कि आप यहाँ पे हिजाब पहनकर यहाँ पे स्कूल में या कॉलेज में एंट्री नहीं ले सकती। इसके बाद ये चीज़ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि यहाँ पे हाई कोर्ट तक ये बात चली गई कि हाई हमको हिजाब पहनने का हक है। इन लड़कियों ने कहा कि हमारे पास हिजाब पहनने का हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ हिंदू लड़के भी सैफरॉन शॉल पहन के आ गए और यहाँ पे इनके बीच में काफी झड़प हुई, वायलेंस तक हो गया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें एक अकेली लड़की, मुस्लिम लड़की, वो हिजाब पहने जा रही थी और सामने एक बहुत बड़ी से एक मॉब था लड़कों का जो सैफरॉन शॉल में था। ठीक है, बीच में कुछ हैकलिंग वगैरह के इश्यूज भी हुए थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक ये बात चली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर ने, उनका कहना क्या है? जो पिटिशन जिसने डाली है, जो लड़कियों ने डाली है, मुस्लिम वुमेन ने डाली है, इनका कहना ये है कि हिजाब हमारा राइट है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ पे आर्टिकल 15, 19, 21, 25 जो है ये हमारा वायलेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ कह रही हैं ये लड़कियां। इनका बेसिकली कहना है कि आर्टिकल 25 जो है ये हमें राइट टू फ्रीडम देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। हम अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप हमको कैसे रोक रहे हो? पहली चीज़ तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं हिजाब जो है हमारी असेंशियल प्रैक्टिस में आता है इस्लाम की। ठीक है, तो ये असेंशियल और इंटीग्रल प्रैक्टिस है इस्लाम की, और आप इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे फेथ को हमको प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते, ये इनका कहना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरे कंटेंशन ये है कि एग्जाम्स जो है मार्च में होनी है। अब अगर यहाँ पे बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करेंगे, कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे, तो ये एग्जाम देंगे कैसे? ठीक है, अब क्या उनका राइट टू एजुकेशन हम छीन लें सिर्फ राइट टू फेथ के बेसिस पे? तो यहाँ पे राइट टू बिलीफ, राइट टू फेथ, अगर यहाँ पे ये इसका वायलेशन हो रहा है, इसके कॉस्ट पे क्या हम उनसे राइट टू एजुकेशन भी छीन लें? ये सारे कंटेंशन अभी हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। चलो पहले कोई ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस से आर्टिकल के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे देखो एक डिबेट छिड़ गई है कि हमको एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि सारे के सारे देश में एक लॉ आए जिसमें सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अब इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स क्या है? तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉलेजेस स्कूल्स का कहना है कि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म है, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे ये यूनिफॉर्म पहनकर ही आए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज स्पेसेस हैव, कॉलेज स्पेसेस ऑट टू बी फ्री ऑफ एनी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है।
कि एजुकेशन अपने आप में एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है और इसको रिलीजन से दूर ही हमको रखना चाहिए। इसके लिए यूनिफॉर्म इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हिजाब जो है ये कोई जेन्युइन फ्री चॉइस का यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है। ये सिंपली पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को इम्पोज करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसको आप फ्रीडम के नाम पे यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकते, ये भी कुछ लोगों ने बोला है। तो यहाँ पे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर से जोड़ा गया है हिजाब को। तीसरी चीज़ देखो यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म को रखा ही इसलिए जाता है, जैसे कि आप लोगों में से भी कई सारे लोगों ने मुझसे उस दिन जब मैंने आपसे कमेंट्स पूछे थे कि आपका क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर, तो आप में से कई सारे लोगों ने काफ़ी सही आंसर दिया था। उसमें देखो काफ़ी सारे लोगों ने भी ये चीज़ उठाई थी कि यूनिफॉर्म जो है इसका मेजर काम है डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना, ठीक है, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना, एक यूनिटी लेकर आना एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, सो दैट इस एजुकेशन सेक्टर के थ्रू हमारे देश में एक इंटीग्रिटी और एक यूनिटी मेंटेन रह सके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का काम ही है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और सभी के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी लाना। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म को क्यों छोड़ें, ठीक है। उसके ऊपर अब ये भी चीज़ है कि आप यहाँ पे फिर जो भी रिलीजियस सिंबल्स यूज होते हैं, जो भी रिलीजियस सिंबल हो, चाहे फिर वो हिंदूज के हों, मुस्लिम्स के हों, किसी के भी हों, ये सब कुछ यहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्कूल्स में। ये एक सेक्टर ऑफ द एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि हिजाब जो है ये असेंशियल प्रैक्टिस में आता है इस्लाम की, ऐसा कुछ लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस में हिजाब भी आता है, और ये अगर आप हिजाब को बैन कर रहे हो तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है, आर्टिकल 25 के अगेंस्ट जा रहा है, यहाँ पे पटिशनर्स का कहना ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है कुछ पटिशनर्स के द्वारा कि जब हमारे देश में एक चीफ मिनिस्टर एक हिंदू रिलीजियस टाइटल यूज़ कर सकता है, तो आप किसी मुस्लिम वुमेन को उसका हिजाब पहनने का हक उससे कैसे छीन सकते हो पब्लिक स्पेसेस में। तो यहाँ पे देखो वैसे इशारा जो है ना, ये यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनकी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब कोई रिलीजियस टाइटल आप यूज कर सकते हो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, तो हम मुस्लिम वेमेन पब्लिक स्पेसेस में हिजाब पहनकर क्यों नहीं आ सकते। इसके बाद यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी है, ठीक है। तो रिलीजियस फ्रीडम जो है ये भी इसके आर्टिकल 25 जो है ये भी इससे कंसर्न है। आर्टिकल 25 जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो एक तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, उसके बाद प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपोगेट करने का, रिलीजन को अपने प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का फ्रीडम भी यहाँ पे आर्टिकल 25 देता है। लेकिन इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि सारे ही फंडामेंटल राइट्स में ऑलमोस्ट सारे में कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वैसे ही इसमें भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। तो अगर ये सभी चीज़ें स्टेक पे हैं या कोई भी एक भी स्टेक पे है, तो यहाँ पे स्टेट जो है आर्टिकल 25 को वायलेट करवा सकता है या फिर आर्टिकल 25 पे रोक लगा सकता है। तो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टैंडर्ड अदर स्टेट इंटरेस्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ कोर्ट जजमेंट्स का भी आपको पता होना चाहिए। एक और कोर्ट जजमेंट आया था फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018। तो ये फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी सेम इशू था, इशू ऑफ यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्कूल, ठीक है। तो स्कूल ने एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की थी, उसको लेकर यहाँ पे फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये केस गया। यहाँ पे जो हाई कोर्ट थी, केरला हाई कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसके कलेक्टिव राइट्स जो हैं उनको प्राइमेसी दी इन्होंने ओवर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पटिशनर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन की कलेक्टिव राइट्स कि उनको यूनिफॉर्म रखनी है, कैसी यूनिफॉर्म रखनी है, दे होल्ड अबव द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पटिशनर, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी यूनिफॉर्म लॉ लगना चाहिए, ओके। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बेसिकली केस गया था जहाँ पे बात की गई थी कि जो बियर्ड रखना है, ठीक है, दाढ़ी रखना, ये असेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम में। ये कहा गया था कुछ मुस्लिम पिटिशनर्स के द्वारा कि यहाँ पे इस्लाम की एक असेंशियल प्रैक्टिस है कि हम बियर्ड रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इसका डिसीजन दिया कि नहीं, यहाँ पे इस्लामिक प्रैक्टिसेस में
में ये एक असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, बियर्ड रखना एक असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे। जबकि सिखों को, जो सिख कम्युनिटी है, उनको यहाँ पे बियर्ड रखना एक असेंशियल प्रैक्टिस में उनके माना गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बियर्ड जो है वो 5 केस में आता है। अगर आपने 5 केस पढ़े हो गुरु गोविंद सिंह जी के, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने 5 केस की बात की थी, जिसमें एक थे केश, ठीक है। तो केश यहाँ पे बियर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिखों को ये आज़ादी दी थी कि आप बियर्ड रख सकते हो पब्लिक स्पेसेस में भी, जहाँ पे अलाउड नहीं वहाँ पे भी आपको ये रिलीजियस फ्रीडम है। लेकिन इस्लाम में ये चीज़, ये जो मुस्लिम्स हैं उनको ये फ्रीडम नहीं दी गई, क्योंकि इनका मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि बियर्ड इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस अंडर इस्लाम। ओके, तो अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम जो है ये हमारे देश की एक हॉलमार्क है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों की सॉवरेनिटी रहती है, पॉपुलर सॉवरेनिटी रहती है, इसीलिए रिलीजियस फ्रीडम होना ज़रूरी है। एक प्लूरलिज्म का और इंक्लूसिवनेस का हॉलमार्क है हमारे देश में रिलीजियस फ्रीडम। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो रिलीजियस फ्रीडम दी गई है ये सोशल हार्मनी और डाइवर्सिटी के लिए दी गई है। इसके ऊपर कुछ लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। अब अगर लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे एक्सेप्टेड हैं और यहाँ पे ज़बरदस्ती कोई इर्रेशनल या मोटिवेशनल यहाँ पे कोई इरेशनल या मोटिवेशनल तरीके से अगर ज़बरदस्ती राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन घुसाना चाहे जहाँ पे बनता भी नहीं है और जहाँ पे लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए, इस तरह के रिलीजियस फ्रीडम के नोशन को, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी देखो, कम्युनल पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में हो रहा है। हमें ज़रूरत है एक कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट की, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब चीज़ें करें। रिलीजियस फ्रीडम तो है हमारे देश में, रिलीजियस फ्रीडम इंश्योर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे देश का प्लूरलिज्म, हमारे देश का इंक्लूसिवनेस, हमारे देश की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इसी के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन हमको एक बैलेंस की भी ज़रूरत है। ये बैलेंस किसके बीच में चाहिए? एक तो रिलीजियस फ्रीडम के बीच में, और इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें हैं जो बैलेंस करनी है। एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई कलेक्टिव राइट्स वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। जो फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टिव राइट्स का साथ दिया था। तो यहाँ पे कुछ दो तीन इश्यूज हैं जिसको बीच में हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, अब आगे बात करते हैं, हम न्यूज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पिटिशनर्स को कि आप यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है उसको स्प्रेड करने का काम मत कीजिए, क्योंकि अगर ये स्प्रेड होती है लार्ज लेवल पे तो ये कम्युनल पोलराइजेशन और बढ़ेगा, और ये ज़रूरी नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है नेशनल लेवल तक आने की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जहाँ पे भी चीज़ें गलत जाएंगी, कुछ भी रॉन्ग होता है, तो हम तो हैं ही, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी हमको रुकना चाहिए, अभी हमको प्रॉपर टाइम का वेट करना चाहिए। तब तक के लिए यहाँ पे लोगों को भी समझना चाहिए कि इसको एक बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी ये हाई कोर्ट ने इंडिकेट किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर ये पास करेंगे, और जब तक स्टूडेंट्स को यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि सच एन ऑर्डर वुड हैव वाइड रेमिफिकेशन नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स बट ऑल्सो फॉर पीपल विद अदर फेथ्स। तो जो दूसरे फेथ के लोग हैं, जैसे सिख जो हैं, उनको टर्बन बांधने की आज़ादी दी जाती है। तो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म कोड आता है तो हो सकता है कि सिखों से ये टर्बन बांधने की आज़ादी भी ले ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, सारी ही कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं। तो देखना आगे ये होगा कि हाई कोर्ट का डिसीजन देता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कब इंटरवीन करता है, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। ओके, तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। देखो, हबीस कॉर्पस प्ली बाय चिल्ड्रन ऑफ पाक नेशनल। तो यहाँ पे केस क्या है? बेसिकली पाकिस्तान के कुछ बच्चे हैं, पाकिस्तान नेशनल हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे एक केस किया है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशन गई है हबीस कॉर्पस को लेकर। हबीस कॉर्पस इज अ टाइप ऑफ रिट, ठीक है, रिट है ये। अब इसमें क्या होता है ये मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ के पाकिस्तान के कुछ बच्चे हैं, कुछ चिल्ड्रन हैं, जिन्होंने बोला है कि उनके फादर जो है उनको 7 साल से अनलॉफुली डिटेन किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू है। अब इशू हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये रिट क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, ये बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट इंश्योर करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो, ये राइट है आपके पास, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है तो, ठीक है। तो इस केस में ये जो राइट आपके पास है सुप्रीम कोर्ट जाने का, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का, ये आपको आर्टिकल 32 देता है, ठीक है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं इस आर्टिकल 32 के अंतर्गत, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या फिर रिट जारी कर सकता है। आपका मान लो कोई एक पर्सन है यहाँ पे, इसका जैसे कि इस केस में कोई पाकिस्तानी नेशनल को कहा जा रहा है कि इसको 7 साल तक के लिए इलीगली डिटेन किया गया है, ठीक है। तो इनका जो ये एक इंडिविजुअल है, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये कहाँ के नेशनल ने। आर्टिकल 21 जो है ये हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ देता है, ठीक है, और ये सभी के लिए है, चाहे फिर वो इंडियन नेशनल हो या नहीं हो। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का ये पर्सन है, इसका भी ये फंडामेंटल राइट बनता है। तो यहाँ पे अगर ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि इनका ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, रिट जारी कर सकती है कि इस पर्सन का ये जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसको यहाँ पे रोका जाए, और यहाँ पे इनका फंडामेंटल राइट जो है इनको वापस दिया जाए, इसके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन हो, ठीक है। तो ये सब जो किया जाता है ये रिट के थ्रू किया जाता है। अब ये रिट जो है 5 तरह की रिट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पे 5 कौन सी हैं? हबीस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्ट्यूररी है एंड क्वा वारंटो है। तो ये 5 रिट्स जो हैं इनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का काम करता है। नाउ देखो, हबीस कॉर्पस में होता क्या है। हबीस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब मान लो कि एक पर्सन है ए, ठीक है, इस ए पर्सन को बी पर्सन ने जबरदस्ती डिटेन कर लिया, मान लो किडनैप कर लिया और इसको छुपा के रख दिया, या फिर इसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है, कोई कुछ इनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीजर हुए नहीं, सीधे जेल में डाल दिया गया, या किसी भी तरह की इलीगल तरीके से अगर इनको डिटेन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये पिटीशन जाती है, सुप्रीम कोर्ट इनको डायरेक्ट कर सकती है कि इनको छोड़ा जाए, इनका डिटेंशन खत्म किया जाए, और यहाँ पे इनकी लिबर्टी जो है, पब्लिक इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो यहाँ पे इंश्योर की जाए, ठीक है। तो कोर्ट ऑर्डर्स रिक्वायरिंग अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द लेटर्स बॉडी बिफोर इट। तो यहाँ पे कोर्ट बी को बोल सकती है कि आप ए को कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए, ए को कोर्ट में लेकर आइए, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पे जो डिटेंशन का रीजन है उसको यहाँ पे चेक करती है कि क्या वो लीगल है या इलीगल है। अगर माना जाता है कि ये जो रीजन है ये इलीगल है, तो ऐसे केस में जो डिटेनी है उसको रिलीज किया जाता है, उनकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको इंश्योर किया जाता है। आर्बिट्रेशन को, यहाँ पे डिटेंशन को आर्बिट्ररी बता दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों के अगेंस्ट हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी। यहाँ पे किस किस के अगेंस्ट नहीं हो सकता, रिट पिटीशन यहाँ पे कब फॉलो नहीं होगा, रिट कब जारी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो एक तो जब डिटेंशन सही है, डिटेंशन लॉफुल है, लीगल है। दूसरी चीज, यहाँ पे किसी भी तरह का कंटेम्प्ट किया है लेजिस्लेचर का अगर उस पर्सन ने, डिटेनी ने, तो उस केस में यहाँ पे डिटेंशन नहीं, ये जो रिट है हबीस कॉर्पस वो नहीं लगेगा। उसके अलावा कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर यहाँ पे डिटेन किया है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ही सजा दी है, तो उस केस में तो लीगल हो गया ना, तो डिटेंशन इस केस में लॉफुल हो गया, तो यहाँ पे नहीं लगेगा हबीस कॉर्पस। वहीं दूसरी चीज, डिटेंशन इज आउटसाइड द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। मान लो अमेरिका में हुआ है ये, अमेरिका में किसी पर्सन को डिटेन किया हुआ है, तो इंडिया का कोर्ट थोड़ी बोल सकता है कि हबीस कॉर्पस लगेगा। तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जहां तक है वहां तक ही ये हबीस कॉर्पस लग सकता है। इसके अलावा दूसरे भी रिट्स हैं, जैसे कि एक है मेंडेमस, ठीक है। मेंडेमस में क्या होता है? मेंडेमस का मतलब है वी कमांड, यानी कि ये मेंडेमस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ये कहता है कि आप जो है, आप यहाँ पे अपनी प्रॉपरली एक्टिविटीज निभा नहीं रहे हो, अपनी प्रॉपरली ड्यूटीज निभा नहीं रहे हो। किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को बोल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता है कोर्ट ऐसा, कि आप अपनी प्रॉपरली ड्यूटीज नहीं निभा रहे हो, आपको ड्यूटीज निभानी चाहिए। तो एक्टिविटी चाहता है यहाँ पे कोर्ट की, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे ये पर्सन या ये ऑर्गेनाइजेशन करे। उसके अलावा एक होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में इन एक्टिविटी चाहता है कोर्ट। कोर्ट बोलता है कि आप जो है, दूसरा लोअर कोर्ट जो है वो इस केस को ले ही ना। कोई केस आता है मान लो छोटे कोर्ट के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास, तो वो बोलता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको बोल सकता है कि आप इस केस को मत लीजिए, ये केस हम लेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये प्रिवेंटिव तरीके का यहाँ पे प्रोहिबिशन है, ठीक है। सर्ट्यूररी क्या होता है? सर्ट्यूररी में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है कि मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई केस आता है जो कि सबऑर्डिनेट केस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप ये केस मत लीजिए। एक तो ये बोल सकता है। दूसरी चीज ये बोल सकता है कि चलो अगर इस कोर्ट ने ये केस ले लिया है, इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चला चुका है, तो बीच में इंटरवीन कर सकता है। मान लो इसने अपना फाइनल जजमेंट भी दे दिया है, तो इस फाइनल जजमेंट को क्वैश कर सकता है ये सुप्रीम कोर्ट, और अपने पास ये केस को बुला सकता है। तो ये हो गया सर्ट्यूररी। इसके अलावा कौन सा है एक और? क्यो वारंटो।
क्यों वारंटो में क्या होता है बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि एक पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहा है, उसका क्या एक्चुअल क्लेम है। मान लो कोई जाके बोल दे कि मैं यहाँ का डीएम हूँ, ठीक है, तो बोलने से हो गया क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास उसको ये प्रूव, अगर यहाँ पे कोई पिटिशन डालता है क्यों वारंटो की, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो भैया सच में डीएम है। तो पब्लिक ऑफिस का कोई क्लेम कर रहा है तो उसको ये वारंटी देनी पड़ेगी कि किस वारंटी के अंतर्गत यहाँ पे उसके पास ये क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग हबीस कॉर्पस जैसे बहुत सारे यहाँ पे 5 टोटल रिट्स हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं, क्वाड मीट्स फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक टाइज। तो यहाँ पे देखो इंडो पैसिफिक टाइज को लेकर बात हुई है क्वाड के बीच में। अब ये क्वाड क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ये 4 कंट्रीज हैं। ये 4 कंट्रीज मिलके क्वाड ग्रुपिंग बनाती हैं। ये चारों कंट्रीज जो है एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुप है। और एक मेजर काम जो है इनके पीछे का, हालांकि ये सीधे एक्सेप्ट नहीं करती ये चारों कंट्रीज, लेकिन मेजर काम इनका ये है कि जो चाइना है, इसकी जो हेजीमनी बहुत बढ़ रही है, चाइना की एक्सपांशनिज्म बहुत हो रहा है, तो इस चीज को रोकना, ठीक है, तो चाइना को काउंटर करना, चाइना के जो इंटेंशन है दूसरी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने के, उसको रोक पाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड की पहले बात कर लेते हैं। तो क्वाड क्या है? यहाँ पे जापान, यूएस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है यहाँ पे मिलके एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बनाते हैं। इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है इन चारों के बीच में, और इनका ऑब्जेक्टिव है फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन का फ्री होना, ओपन होना, प्रॉस्पेरस होना, ये इनका शेयर्ड विजन है। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में हमने कल ही यानी कि 11 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस में डिस्कस किया था, ठीक है। तो चारों नेशंस जो है इनका कॉमन ग्राउंड क्या है? एक तो चारों के चारों डेमोक्रेटिक नेशन है, और चारों के चारों को यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी में कोई भी हिंड्रेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चारों मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक है, और चारों के बीच में इन सिमिलैरिटीज के बीच में इनफॉर्मल डायलॉग स्टैब्लिश हुआ है। नाउ 2004 में सबसे पहले बार ये मिले थे, जब सुनामी आई थी। तो सुनामी के रिलीफ ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट करने के लिए 4 कंट्रीज मिली थी। उसके बाद 2007 में भी एशियान के साइडलाइंस पे ये मिले थे। इस टाइम पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, शिंजो आबे जी, उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था कि एक क्वाड जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, मैरीटाइम कोऑपरेशन को यहाँ पे डेवलप करने के लिए। फाइनली 2017 में ये 4 कंट्रीज साथ में आई और क्वाड बना, और उसके बाद से ये मैरीटाइम कोऑपरेशन को यहाँ पे फॉलो कर रही हैं। और कोशिश यही रहती है कि मिलिट्री तक ये बात ना जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस तक ये बात ना जाए, ये मेजरली जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल ही रहे, ठीक है, ये मिलिट्री तक ना जाए, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्रुपिंग की? पहली तो ये कि लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक कोलैबोरेशन है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। दूसरा ये कि यहाँ पे फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात की गई है। तो यहाँ पे सभी का डेवलपमेंट और सभी के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, मैरीटाइम अवेयरनेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिकल के ऊपर। देखो इसमें बेसिकली कहा गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। क्वाड की मीटिंग हुई, ठीक है, तो क्वाड की मीटिंग पे यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया है कि डिलीवरी जो है हमारी कोविड को लेकर, वैक्सीन को लेकर, जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे। क्लाइमेट चेंज को लेकर कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसको लेकर भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे यूएस ने भी ये कहा है कि जो 26/11 का अटैक हुआ था इंडिया में, पठानकोट अटैक हुआ था, इसके अगेंस्ट हम साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो अटैक्स करने वाले थे इनके अगेंस्ट हम साथ में खड़े हुए हैं, ये इंडिया को भरोसा दिलाया यूएस ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो चाइना की ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज चल रही हैं, इसके अगेंस्ट हम साथ में मिलकर काम करेंगे। इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाने का काम करेंगे, कोवर्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है म्यांमार और रशिया के ऊपर, ठीक है। अब देखो इंडिया रशिया को कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया का अलाय है रशिया, लेकिन यूएस इसके जस्ट अपोज में खड़ा हुआ है, अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। तो कुछ इश्यूज भी हैं आज की डेट में यूएस और इंडिया के बीच में। हम ओवरऑल यहाँ पे क्वाड की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्वाड में आगे और बात करें तो यहाँ पे यूएस ने बोला है कि इंडिया का जो भी रीजनल और लीडरशिप में जो इंडिया राइज कर रहा है, इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, उसमें हम इंडिया के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अपनी सामने रखी है, और इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजें कही गई है, कल हमने इंडो पैसिफिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइएगा, आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा इंडो पैसिफिक को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक को लेकर ये कहा गया है कि कलेक्टिव कैपेसिटी में हम सारे चैलेंजेस के को सामना करेंगे इनका, जैसे कि चाइना का जो चैलेंज है, पेंडेमिक का है, क्लाइमेट चेंज का है, इन सभी को हम साथ में लेकर यहाँ पे सामना करेंगे। इसके अलावा
यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यूएस की जो रिलेशनशिप चाइना के साथ बिगड़ रही है उसको भी ध्यान में रखा गया है, जो डिफेंस पार्टनरशिप है इंडिया की दूसरे कंट्रीज के साथ उसको भी ध्यान में रखा गया है। और यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है कि हमको सिर्फ कंट्रीज के साथ नहीं, हमको रीजन के साथ भी और रीजन के बाहर भी, इंडो पैसिफिक रीजन के बाहर भी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे इंडिया ज्यादा कोलैबोरेट करने को तैयार है यूएस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे यूएस ने ये कहा है कि चाइना ने सबको परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है। एलएसी पे, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स बना के रखी है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इन्होंने अपनी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बना के रखी है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो कुल मिला के यहाँ पे इकोनॉमिक कोअर्शन लगा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना। तो ये सब चीजों से डील करने के लिए अब क्वाड ग्रुप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है उसने बोला है कि यूएस जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा रीजनल लीडरशिप में, और यहाँ पे बायलैटरली भी इंडिया के साथ ये काम करने को तैयार है यूएस, ओके। अब यहाँ पे तीसरी चीज ये कही गई है कि यहाँ पे एशियान के साथ जो है हमारे रिलेशन इस्टेब्लिश करने का हम काम करेंगे। एशियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नेटो हो गया, इन सभी के साथ यहाँ पे अलायंस इस्टेब्लिश करने का काम करेंगी कौन, क्वाड कंट्रीज, ठीक है। जैसे यूएस तो है ही मेजोरिटी का पार्ट, मेजोरिटी का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे बाकी कंट्रीज भी इनके साथ शामिल होने का काम करेंगी, ओके। इसके अलावा लेबर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इनके लिए भी काम किया जाएगा, ऑलराइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, आईआईपी ग्रोथ स्लो 2.4% इन दिसंबर। देखो यहाँ पे हमारे लिए डाटा इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि कितने महीनों का डाटा आप याद रखोगे, यूपीएससी जब तक आएगी, स्पेशली जब तक मेंस आएगी, तब तक ऐसे बहुत सारा डाटा आपके पास कलेक्ट हो चुका होगा। तो कोशिश करो कि जो ईयरली एनुअल डाटा आता है ना, सिर्फ उस पर फोकस करना है हमको, मंथ के डाटा पे फोकस नहीं करना है। लेकिन फिर भी ट्रेंड समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपको पता हो कि इंडस्ट्रियल रिकवरी जो है वो स्लो हो गई है और ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गई है इसकी ग्रोथ होना। 0.4% ही यहाँ पे ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक हुआ है इस बार 0.1% से। कैपिटल गुड्स का भी यहाँ पे जो आउटपुट है वो श्रिंक हुआ है। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं ये भी श्रिंक हुए हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की ग्रोथ भी कम हुई है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत इसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि दिसंबर में जो इकोनॉमी थी हमारी थोड़ी सी नीचे जा रही थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोविड की तीसरी लहर आने की प्रोबेबिलिटी थी, ओमिक्रॉन आ रहा था, इसीलिए ये सब हो रहा था, ओके। आगे बात करते हैं आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। तो आईआईपी क्या है, बेसिकली ये एक इंडिकेटर है जो हमको प्रोडक्शन के वॉल्यूम के बारे में बात करता है कि ये कितना प्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, यहाँ पे किस तरह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसकी बात करता है। तो इसको पब्लिश कौन करता है, हर महीने कंपाइल करता है, पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं आपसे कि आईआईपी को पब्लिश या यहाँ पे कंपाइल कौन करता है, एनएसओ मॉस्पी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कंपोजिट इंडिकेटर है जिसमें ब्रॉड सेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं और यूज बेस्ड सेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। ब्रॉड सेक्टर्स जैसे माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। यूज बेस्ड हो गए बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ये सब जो है ये दो सेक्टर्स यहाँ पे आईआईपी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसका बेस ईयर 2011-12 है, इसमें बेस ईयर के हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंजेस है वो यहाँ पे नोट किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, पहली सिग्निफिकेंस ये है कि गवर्नमेंट एजेंसीज इसको यूज करती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ये सब जो है पॉलिसी मेकिंग पर्पस के लिए इसको यूज करती है। दूसरी चीज ये कि आईआईपी के कैलकुलेशन से क्या होता है कि हम जीडीपी का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाते हैं, ओके। अब इसमें 8 कोर सेक्टर्स की भी बात होती है। 8 कोर सेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, ये जो नीचे नाम लिखे हैं ना, ये सारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। लगभग 40% जो वेटेड आइटम्स हैं, जितने भी टोटल आइटम्स आते हैं आईआईपी के अंतर्गत, उसमें से 40% जो है ये 8 कोर सेक्टर से आते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा वेट है किसका सेक्टर का है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा वेट है। इलेक्ट्रिसिटी का, स्टील का, कोल का, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो ये सीक्वेंस इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि सबसे ज्यादा रिफाइनरी का है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर स्टील का है, कोल का है, सबसे कम है फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एज क्लोजर टू फाइनल इंटरिम डील। तो देखो बेसिकली क्या हुआ है, आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद कुछ और स्टेजेस आती हैं और यहाँ पे एक नया स्टेज आती है जिसका नाम है सीका। इसके बाद आती है सीपा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, सीका का मतलब यहाँ पे है कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ये, ठीक है।
इसमें पहली चीज़ क्या हुई है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी टाइम से ट्रेड को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं। ट्रेड को लेकर इश्यूज़ नहीं कहूँगी, अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की कोशिश कर रही हैं दोनों ही कंट्रीज़, अपने ट्रेड को एक्सपांड करना चाहती हैं। इसके बारे में हम थोड़ी-सी पहले बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल ट्रेड जो है, ये इसकी हम बात करें तो लगभग फाइनेंशियल ईयर 21 तक ये जो ट्रेड है, इसमें एक्सपोर्ट जो है, इंडिया के एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया तक ये $4 बिलियन के थे, और इंडिया जो इम्पोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से, वो $8 बिलियन का है, ठीक है? उसके बाद मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, पॉलिश्ड डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी, अपैरल, ये सब एक्सपोर्ट करता है इंडिया। इंपोर्ट क्या करता है, एलएनजी, गोल्ड, एल्यूमिनियम, नॉन मॉनिटरी गोल्ड, ये सब चीजें ये यहाँ पे इंपोर्ट करता है। सर्विस सेक्टर में देखें तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैवल, टेलीकॉम, कंप्यूटर, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को। और ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट क्या करते हैं, एजुकेशन और पर्सनल ट्रैवल हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। 7th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीका एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका मतलब है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक एडवांस स्टेज है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका एक एडवांस स्टेज होता है सीपा, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें टेक्निकल डिफरेंस ये है कि सीका में हम क्या करते हैं, टैरिफ रिडक्शन की कोशिश करते हैं, सिर्फ टैरिफ रिडक्शन मांगते हैं हम। जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये सीका होता है, तो ऑस्ट्रेलिया बोलेगा इंडिया को कि आप जितने भी गुड्स भेजोगे, उसमें जो नेगेटिव लिस्ट वाले जो ग्रुप्स, नेगेटिव लिस्ट वाले जो हमारे आर्टिकल्स हैं, कि आप हमसे ये वाले छोड़कर बाकी सब जो आर्टिकल्स हैं उन पे हमको कुछ ना कुछ टैरिफ रिडक्शन यहाँ पे दोगे। तो टैरिफ रिडक्शन या एलिमिनेशन की मांग करता है फेस्ड मैनर में, यहाँ पे सीका के अंतर्गत ये मांग की जाती है। सीपा में क्या होता है, सीपा में यहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती है। तो पूरी तरह की इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है। थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है सीपा रैदर देन सीका, ठीक है। तो सीपा जो है, सीका का ही एक वाइडर कवरेज वाला टर्म है, ठीक है। पहले सीका साइन होता है किसी भी कंट्री के साथ, उसके बाद सीपा साइन होता है। तो सीपा क्योंकि यहाँ पे एक वाइडर टर्म है, इसमें टैरिफ के अलावा और भी यहाँ पे एग्जेम्पशन मांगे जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है किसमें, सीपा में। सीका में अभी सिर्फ गुड्स की हम बात कर रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं हम आर्टिकल की। इसमें देखो कहा गया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीका साइन होने वाला है, ठीक है। दोनों ने ही अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे जाहिर किया है सीका को लेकर। ये एक इंटरिम एग्रीमेंट होगा जो अर्ली हार्वेस्ट डील होगी बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो इंटरिम एग्रीमेंट है, ये एफटीए की बिगिनिंग है हमारे देश में, दोनों के देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक बिगिनिंग है, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पे अचीव करना चाहता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को विद ऑस्ट्रेलिया। अभी तक हमने कनाडा, इजराइल और यूरोपियन यूनियन यूएई, इन सब के साथ एफटीए साइन कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज ये हैं कि दोनों ने ये बोला है कि हम अभी भी सेंसिटिव हैं कुछ इश्यूज को लेकर, कुछ चीजों को लेकर। जैसे कि ये कहा गया है कि जो इंडिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से डेयरी प्रोडक्ट्स, वीट या बीफ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट आज भी नहीं कर सकती, ठीक है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि हम भी आपसे डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है अभी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम काफी पास में आ गए हैं इस इंटरिम डील के। तो ये इंटरिम डील है सीका, जो कि हमारे आगे ले जा रही है पूरी तरह से ट्रेड जो है फ्री करवाने के लिए, हम दोनों कंट्रीज के बीच में जो फ्री ट्रेड है उसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बीच की इंटरिम डील है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल आपके लिए रखा है। इसमें देखो यहाँ पे तरह तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया है। एक तो हमने सी का यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें ट्रेड टैरिफ और ट्रेड टैरिफ कोटास के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही यहाँ पे अजम्पशन मांगा जाता है, एग्जेम्पशन मांगा जाता है, ठीक है। उसके अलावा सीपा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसके बाद होती है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। उसके बाद होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ तो यहाँ पे मतलब कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स पे तो मिलता ही मिलता है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में दोनों ही कंट्रीज जो है टैरिफ कंसेशन देती हैं एक दूसरे को। तो जैसे एशियान के साथ हमारा ये चल रहा है अभी बातचीत, श्रीलंका के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो भी आपस में इंडिया और श्रीलंका जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शेयर करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो मिनिमम रहती है, कम से कम या ना के बराबर रहती है, ठीक है। तो ये एक एक करके एडवांस होता है। ये सी का जो है, दिस इज वन ऑफ द इंटरिम एग्रीमेंट, ओके। यहाँ पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ओके। इसके अलावा एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी होती है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए हम किस तरह से टैक्सिंग वगैरह करेंगे, टैक्स लगाएंगे, ये डिस्कस होता है कि दो कंट्रीज हैं, मान लो इंडिया है, मलेशिया है,
इन दोनों के बीच में मान लो मलेशिया का कोई इन्वेस्टर आता है, इंडिया में पैसा लगाता है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता है, तो किस तरह से इंडिया इसके ऊपर टैक्स लगाएगा, ये यहाँ पर डिस्कस होता है अंडर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा एक दूसरा हमारा आर्टिकल है, हमारी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है मिलान, ठीक है। ये जो मिलान एक्सरसाइज है, ये विशाखापट्टनम में होगी और इसमें लगभग 46 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें क्वाड कंट्रीज भी होंगी, रशिया भी होगा, वेस्ट एशिया से भी कंट्रीज होंगी। और ये सभी जो हो रहा है, ये यूक्रेन में जो इश्यूज चल रहे हैं, वेस्ट एशिया में जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एक्सरसाइज की करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो मिलान एक्सरसाइज है, ये किसकी एक्सरसाइज है, इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें 46 कंट्रीज इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसमें कई सारी कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करेगी इंडिया, जैसे कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल की कैपेबिलिटीज हैं। इंडिया के पास कुछ ही कंट्रीज है जिनके पास ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल है, उसकी कैपेबिलिटीज इंडिया यहाँ पे अपनी डेमोन्स्ट्रेट करेगी। इसके अलावा भी कई सारी है, कोस्ट गार्ड शिप्स वगैरह लगाई जाएंगी इसमें, ये सब चीजें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी। ओके, सो ये हमने देख लिया। आज के लिए इतना ही था। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, मेल आईडी के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। ओके, दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।